हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रईस शेख और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2024। इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूं कि ये पेपर मिनिमल नॉलेज और मैक्सिमम लॉजिक के साथ में कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड स्टार्ट सॉल्विंग द पेपर। हम सीधा आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आज का पहला क्वेश्चन होगा। ये कह रहा है ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट के बारे में। देख रहे हैं आप, बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें 4 ऑप्शंस भी है, फिर इसमें पूछ रहा है जवाब क्या है इसका। तो हम इसको पढ़ लेते हैं। द क्वेश्चन इज द ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट रिलीज इन दिसंबर 2023 एट द बिगिनिंग ऑफ द 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द यूएन फ्रेमवर्क Convention on Climate Change in Dubai exposes its devastating consequences of droughts on lives, economies and various sectors। ये बता रहा है कि ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट है। ड्रॉट मतलब सूखे के बारे में होता है। ठीक है, ये कह रहा है कि कॉन्फ्रेंस हुआ था दुबई के अंदर, उसने एक्सपोज किया है डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ड्रॉट्स ऑन लाइव्स, इकोनॉमीज एंड वेरियस सेक्टर्स। बता रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है, नेगेटिव फ़र्क पड़ गया है, नुकसान हुआ है लोगों का। तो एक डेटा है, बेस्ड ऑन द डेटा रिपोर्टेड बाय 101 पार्टीज टू द यूएनसीसीडी, मतलब यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इतना इतना नुकसान हुआ है, एक रिपोर्ट रिलीज हुई थी और इसके बारे में बता रहा है ये। तो एक आगे नीचे कह रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 में स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है कि द रिपोर्ट रिवील्स दैट स्टैगरिंग 1.84 बिलियन पीपल एक्सपीरियंस द इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट। ठीक है, अमॉन्ग दैम 4.7% फेस्ड सीवियर और एक्सट्रीम ड्रॉट कंडीशंस। तो हम तो फिलहाल देख लेते हैं 184 बिलियन पीपल, मतलब 184 करोड़ लोग होते हैं। ठीक है, इन्होंने ड्रॉट फेस किया। ठीक है, इन्होंने ड्रॉट फेस कर लिया। अमॉन्ग देम 4.7% फेस्ड सीवियर और एक्सट्रीम ड्रॉट कंडीशंस। 184 का 4.7% विल बी अराउंड 8 करोड़ पीपल। अभी हमको लगभग अंदाज़ा होता ही है कि दुनिया के अंदर 625 करोड़ लोग हैं। उसमें से अगर 8 करोड़ लोग ड्रॉट फेस कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अभी हमको इस स्टेटमेंट के कंक्लूजन पे आना नहीं है। फिलहाल हम इस स्टेटमेंट को मार्क कर देते कि भाई पॉजिटिव हो सकता है। अभी हम स्टेटमेंट नंबर 2 पर आते हैं। नोटेबली साउथ अफ्रीका फेस्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिक्लेरेशंस। ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हम इसको लॉजिक से बाद में सॉल्व करेंगे। हम इसके बाद में आते हैं। ड्रॉट सीवेरिटी प्रॉम्प्टेड इमरजेंसी डिक्लेरेशंस इन 23 कंट्रीज़। मुझे इसके बारे में पता नहीं है। बहुत सारी मैगजीन्स में इसका मतलब मेंशन ही नहीं है, जिक्र ही नहीं है इस रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, हम स्टेटमेंट नंबर 4 के ऊपर आते हैं। हमको पैनिक नहीं होना है, हमको एकदम काम सुकून से सॉल्व करना है। तो ये बोल रहा है कि द यूएस, कनाडा, इंडिया एंड श्रीलंका आर द कंट्रीज दैट नेवर डिक्लेयर ड्रॉट एमरजेंसीज। ये नेवर डिक्लेयर ड्रॉट एमरजेंसीज, ये स्टेटमेंट बहुत ही एक्सट्रीम है। मुझे यूएस के बारे में तो नहीं पता, मुझे कनाडा के बारे में तो आइडिया नहीं है इतना, लेकिन आई नो इंडिया जो है इसमें बहुत तरह के क्लाइमेट पाए जाते हैं और इंडिया के अंदर कभी ड्रॉट आया ही नहीं है, कभी ड्रॉट इमरजेंसी डिक्लेयर ही नहीं की इंडिया ने। ये हो सकता नहीं है, बहुत ही रेयर केस होगा। तो ये कह रहा है कि डेट नेवर डिक्लेयर ड्रॉट इमरजेंसी। स्टेटमेंट अपने आप में ही बहुत एक्सट्रीम है, तो इस स्टेटमेंट को मैं गलत मान के चल रहा हूँ। तो ऑप्शन वाइज स्टेटमेंट नंबर 4 यहाँ से एलिमिनेट हो गया, यहाँ से एलिमिनेट हो गया। नाउ वी सी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बच रहा है। ऑप्शन 1 मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 तो करेक्ट बिल्कुल कह रहा है, वो करेक्ट है ही। मतलब 625 करोड़ में से लगभग 8 करोड़ लोगों ने ड्रॉट फेस किया। उसके बाद में कह रहा है कि स्टेटमेंट नंबर 3, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ड्रॉट सिवेरिटी प्रॉम्प्टेड इमरजेंसी डिक्लेरेशंस इन 23 कंट्रीज़। ठीक है, दुनिया में हम देख रहे हैं ना कि लगभग 200 कंट्रीज़ है अप्रॉक्स। ठीक है, उसमें से 23 कंट्रीज़ में ड्रॉट क्यों नहीं आ सकता भाई। अफ्रीका के अंदर 55 देश है, उसके अंदर अगर 15-20 देश को आ गया, 15-20 देशों को कहीं और ड्रॉट आ गया
तो पॉसिबल हो सकता है कि 23 नंबर्स क्या अफ्रीका से ही बन जाए, ठीक है। सो द फैक्ट कि ड्रॉट सिवियरिटी प्रॉम्प्टेड इमरजेंसी डिक्लेरेशंस इन 23 कंट्रीज इज पॉसिबल। सो आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए सी, मतलब इसको मैं मान के चल रहा हूँ सही, क्योंकि यहाँ पर और एक चीज़ हम देख सकते हैं कि नोटेबली साउथ अफ्रीका फेस्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिक्लेरेशंस। पूरा अफ्रीका छोड़ करके, सहारा डेजर्ट के आसपास की कंट्रीज छोड़ करके साउथ अफ्रीका फेस द हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रॉट डिक्लेरेशंस। ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि अपने आप में इनकरेक्ट हो गया है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 3C इज करेक्ट आंसर ओवर हियर। ठीक है, तो हमने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 रहा हमारे सामने, ठीक है। ये क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जल जीवन मिशन। ये कोई गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है। पढ़ते हैं स्टेटमेंट नंबर 1। द प्रोग्राम इंक्लूड्स रिचार्ज एंड रीयूज थ्रू ग्रे वाटर मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। ये मिशन का नाम ही है जल जीवन मिशन। मतलब बता रहा है कि पानी की इम्पोर्टेंस क्या है, पानी की कीमत क्या होगी, मतलब कितना इम्पोर्टेंट है, कि कितना कीमती है ये पानी, ठीक है। बता रहा है द प्रोग्राम इंक्लूड्स रिचार्ज एंड रीयूज थ्रू ग्रे वाटर मैनेजमेंट। ग्रे वाटर मतलब वो पानी है जो हमारे किचन वगैरह से जाता है, दैट इज़ क्लीन बट नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। उसको हम कहीं और यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि लगभग सही है ये। इट इज़ अ डिमांड ड्रिवन स्कीम विथ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन जन भागीदारी, मतलब कम्युनिटी एंगेजमेंट एज अ क्रूशियल पिलर ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर मिशन का नाम जल जीवन है तो इसकी वजह से इतना इम्पोर्टेंस दे रहा है, अगर जीवन को ही इसके अंदर इंक्लूड कर दे, कम्युनिटी को एंगेजमेंट ही कर दे इसके अंदर, सो वाई नॉट दिस स्कीम विल वर्क। It will definitely work with the inclusion of the people. So that's why this statement is very positive. I am marking it as correct. ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज इज कोलैबोरेटिंग विद द डेनमार्क गवर्नमेंट टू सपोर्ट द मिशन इन उत्तर प्रदेश। इसके बारे में मुझे आइडिया है नहीं, लेकिन बट आई सी डेनमार्क इज़ अ डेवलप्ड कंट्री और उत्तर प्रदेश एक इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट है। एक डेवलप कंट्री एक स्टेट को हेल्प कर सकता है, क्योंकि डेनमार्क ने इंडिया को हेल्प नहीं किया है, डेनमार्क ने यूपी को हेल्प किया है, ठीक है। तो हम इसको भी सही मान के चल सकते हैं अगर हमको इसका आंसर पता ही नहीं है, बट वी कैन यूज़ आवर ओन लॉजिक, आवर ओन प्रेजेंस ऑफ माइंड ओवर देयर। इसके बाद में कहता है कि एन एवरेज ऑफ 29 million people will be employed annually during the mission's construction phase. 1 million is equal to 10 lakh, ठीक है, 10 lakh होता है। So 29 million is equal to 29 million will be around 2.9 crores, ठीक है। So इंडिया में कितने करोड़ लोग रहते हैं, उसके हिसाब से 2.9 करोड़ इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट। एक जल जीवन मिशन है, ये एम्प्लॉय कर सकता है। सो आई ऑल्सो थिंक दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट, इसमें कोई एक्सट्रीमिटी नहीं है। सो आई विल मार्क द आंसर डी एज द करेक्ट आंसर, ओके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 12। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। MV Ganga Vilas is the world's longest river cruise covering over 51 days across 2 countries, 5 states and 27 river systems। एक MV गंगा विलास है, ये लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज कह रहा है ये, ठीक है। 51 डेज ले रहा है, 2 कंट्रीज कवर करेगा और 5 स्टेट और 27 रिवर सिस्टम्स। ठीक है, हो सकता है 51 डेज ले रहा है, नाम भी गंगा है। गंगा तो देखिए आप देख सकते हैं ना कि नेपाल तो ऊपर जाएगी नहीं, हमारा रीजन वैसा है नहीं, पाकिस्तान की तरफ जाएगी नहीं, म्यांमार की तरफ ज़रा जाना मुश्किल है।
पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गंगा विलास जो है, हमारी गंगा जो आगे जा कर के बहती है बांग्लादेश के अंदर, बट आई डोंट नो कि 51 डेज में कौन से देश जाएगी, बट आई एम श्योर कि 2 देश ट्रैवल करना होगा, 51 डेज लग सकता है, 5 स्टेट्स और 27 रिवर सिस्टम्स, इसमें कोई एक्सट्रीमिटीज़ नहीं है, फिलहाल हम इसको सही मान के चल रहे हैं। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ द क्रूज फ्रॉम वाराणसी ऑन 13 जनवरी 2023। इसको मतलब पीएम मोदी जी जो है इसको फ्लैग ऑफ कर रहे हैं वाराणसी से। वाराणसी जो है गंगा नदी के किनारे बसता है ये शहर, ठीक है, और मोदी जी की खुद एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ये है वाराणसी। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि स्टेटमेंट करेक्ट ही होगा। अब मैंने गंगा विलास के बारे में समझो पढ़ा ही नहीं है, इसको मैं सही मान के चलूँगा, क्योंकि ये भी लॉजिकली हम सही मान के चल रहे हैं, ठीक है। इसके स्टेटमेंट नंबर 3 और 4 हम देख लेते हैं आगे वाले। द इंटरनेशनल क्रूज इज बीइंग ऑफर्ड बाय अंतरा लग्जरी रिवर क्रूजेज हु इज ऑपरेटिंग सिंस 2009। अभी कॉन्ट्रैक्ट जो दिया गया है ये अंतरा लग्जरी क्रूजिंग कंपनी को दिया गया है, जो ऑपरेट कर रहा है 2009 से। जाहिर सी बात है कि जिसको एक्सपीरियंस है उसी को दिया जाएगा, कोई नई कंपनी नहीं आ जाएगी 2023-24 के अंदर उसको बोलेंगे भाई आप रिवर क्रूज चलाओ, एकदम से सब लोग को लेके जाओ 51 दिन, बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत रिस्की हो जाता है। तो हो सकता है कि जिसको एक्सपीरियंस है उसको दिया गया हो काम, ठीक है। अभी हम इसके बारे में श्योर नहीं है, फिर भी पॉजिटिव तो है ही, इसको मान के चल रहे हैं हम आगे। द रिवर क्रूज कल्मिनेटेड इट्स जर्नी ऑन 28 Feb इन सादिया। सादिया इज इन असम, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इसने इधर कहा था कि 51 डेज ले रहा है, 51 डेज ले रहा है। अब यहाँ से आइए, फ्लैग ऑफ कब हुआ है? 13 जनवरी, ठीक है। और ये कहता है 28 फेब को इसकी 51 डेज ख़त्म हो गए हैं। और क्या बोल रहा है? सेलेक्ट दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। अभी आप क्रोनोलॉजी समझिए, 13 जनवरी को शुरू कर रहा है, 51 डेज लेगी ये रिवर क्रूज, और 51 डेज फ्रॉम 13 जनवरी। This will not end on 28 Feb. It will end beyond 28 Feb. And the question is asking the incorrect statement. So according to me, logically, statement number 4 जो है, statement number 4 जो है, क्योंकि हमने इसको सही मान के चला है, 3 तो सही होगा ही, ठीक है। हमने कहा भी है कि पीएम जो है इन्होंने किया होगा, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 इज ऑल्सो करेक्ट, इज ऑल्सो करेक्ट। तो द क्वेश्चन इज आस्किंग statement number which is incorrect statement. So according to our logic, option B, like statement number 4 is the incorrect option. Here you get the answer. Answer is option B. इसके बाद we will come to question number 16 of the paper. Question number 16 ये रहा। Here we see, consider the following statements. NISAR is a low Earth orbit observatory being jointly developed by ISRO and NASA, ठीक है, पता नहीं हमको फिलहाल, आगे पढ़ते हैं। NISAR is a low Earth orbit observatory being jointly developed by ISRO and European Space Agency। देखिए ऊपर कह रहा है ISRO and NASA, नीचे कह रहा है ISRO and European Space Agency। अभी इतना तो हमको श्योर हो गए हम कि या तो इसरो एंड नासा है या तो इसरो एंड ईएसए है, क्योंकि दोनों में से एक तो गलत होना ही होना है, ठीक है। अभी हम नाम देख रहे हैं निसार। निसार अभी कोई भी चीज़ कोई 2 एजेंसीज बनाती है तो उनका नाम ज़रा मिलता जुलता होता है, उसकी जो भी सैटेलाइट होगी उससे मिलता जुलता नाम रखते हैं। सो आई सी एन ईयर, ICIS ऑफ NIS निसार NISAR, ठीक है। सो सीधी बात है कि हाई चांसेस आर देयर कि स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। हम थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं।
फिलहाल हमने तो 2 को एलिमिनेट कर दिया है यहाँ से, सो ऑप्शन बी यहाँ से गया। ठीक है, हमारा काम आसान। नाउ यू सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ निसार इज टू डेवलप एंड लॉन्च co-develop and launch a dual frequency synthetic aperture radar on an earth observation satellite। इसने देखो यहाँ पर एक रडार के बारे में बात किया है। जब मैं श्योर था कि ये इसरो एंड नासा ने बनाया है, तो इसरो एंड नासा के साथ में इसने रडार का जो है ना, रडार को इसने बड़े कैपिटल ब्लॉक लेटर्स में लिखा है। सो आई होप कि निसार का जो आर है इट स्टैंड्स फॉर रडार। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर लॉजिक बन रहा है। सो अकॉर्डिंग टू मी रडार इसने इतना बड़ा हाईलाइट किया, मेंशन किया है, तो निसार का एकदम मेन स्पेसिफिक हाईलाइटेड पार्ट होगा इसका। सो अकॉर्डिंग टू मी नाउ ऑप्शन 1 and 3 आर करेक्ट। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट नंबर 4, निसार इज़ प्लान टू बी लॉन्च इन 2024। देखिए, मैंने तो अब तक निसार के बारे में लॉन्च हो चुका है, इसके पहले कभी सुना था ही नहीं। सो द मोर चांसेस आर देयर दैट इट इज़ येट टू बी लॉन्च इन 2024। सो एज्यूमिंग दिस स्टेटमेंट एज करेक्ट, वी विल सी ऑप्शन 1, 3 and 4. So the correct answer is D. The option 1, 3 and 4 are the correct options. This is the correct answer. इसके बाद our next question will be question number 18. Question number 18 is here. In the interim union budget 2024, the finance minister mentioned 4 specific groups of the population. क्या है ये? 4 specific groups of the population to focus on. Which of the following are not in the list? Which of the following are not in the list? क्या बोल रहा है? 4 specific groups of the population. Which of the following are not in the list? सपोज मैंने बजट पढ़ा ही नहीं है, अब मुझे इसका आंसर निकालना है। ये है ऑप्शन, स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है पुअर, 2 में कह रहा है वुमेन, 3rd में कह रहा है एंटरप्रेन्योर, 4th में कह रहा है यूथ। अभी क्वेश्चन आगे और भी है ऊपर। अच्छा, नाउ ही इज टेलिंग सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। अब मुझे इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। विच ऑफ द 4 स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ द पॉपुलेशन are not in the list? देखिए, this question is more like a CSAT than a general knowledge question. Specific groups of the population always include the poor and the rich, the women, the youth, but entrepreneur is the odd man out. Okay, so they have asked list में कौन सा नहीं है। So the right answer is option C, 3 only. दिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको एकदम मिनिमल नॉलेज और पूरे लॉजिक की ज़रूरत थी यहाँ पर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स क्वेश्चन नंबर 19। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन ए कंप्यूटर पार्लेंस, अ कुकी is a malicious computer virus. Now we all use internet. We open the websites on the tab on the mobile and on the web. We see the term cookies. कुछ वेबसाइट्स पूछती है एक्सेप्ट ऑल कुकीज़, एक ऑप्शन आता है कभी कभार कुछ वेबसाइट्स पे रिजेक्ट ऑल कुकीज़। अगर कुकी एक वायरस होता तो कोई भी वेबसाइट एक्सेप्ट वाला ऑप्शन क्यों रहती है? वायरस को तो हमेशा रिजेक्ट ही करना चाहिए। ठीक है, और कुकी हम लोग सबको पता है, कुकी जो होता है वो टेम्पररी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट के बारे में सेव कर लेता है हमारे डिवाइस के अंदर। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ इनकरेक्ट। विल मार्क हियर इट एज कैंसल्ड ओवर हियर। ठीक है, इन कंप्यूटर पार्लेंस अ कुकी इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट सेंट बाय अ वेबसाइट टू द इंटरनेट ब्राउज़र। ठीक है, कुकी का तो मेन डेफिनेशन यही है। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है स्टेटमेंट नंबर 3, इंटरनेट कुकीज़ आर यूज बाय बैंकिंग वेबसाइट्स ओनली। अगर इंटरनेट कुकीज़ बैंकिंग वेबसाइट से यूज़ करती है तो हमको रैंडम वेबसाइट्स के ऊपर कुकीज़ के बारे में ऑप्शंस क्यों पूछता है कि एक्सेप्ट कुकीज़ एंड रिजेक्ट कुकीज़?
ठीक है. सो दे आर नॉट यूज बाय बैंकिंग वेबसाइट्स ओनली. दिस इज इटसेल्फ एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट. सो विल रिजेक्ट दिस स्टेटमेंट. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ स्टेटमेंट. इंटरनेट कुकीज हेल्प द वेबसाइट्स टू रिमेंबर द क्लाइंट्स विजिट टू द वेबसाइट. कुकी का तो मेन यूज़ यही है. ठीक है. ये हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए. रेगुलरली वी यूज़ मोबाइल. कुकी इज़ फॉर दैट सेम पर्पज़. स्टेटमेंट 2 तो हमारा पहले से ही करेक्ट था ही. नाउ वी सी 4 is also correct and we come to the conclusion that option D is the correct answer over here. Very simple. Now let's come to the next question. Question number 21. ठीक है. Question number 21. Which of the following characteristics make a braided river different from a meandering river of similar discharge? ठीक है. ब्रेडेड रिवर का मीनिंग सबसे पहले पता होना चाहिए. अगर आपको ब्रेडेड का मीनिंग पता है, ब्रेडेड सिर्फ ब्रेडेड का, यू कैन गेट द आंसर. आपको पता है ब्रेडेड हेयर्स भी होते हैं. आपने अफ्रीकन लोगों के हेयर देखे हो, नेग्रोस के, दे आर हैविंग ब्रेडेड हेयर. सो ब्रेडेड रिवर इज एन रिवर जहाँ पर ऐसे रिवर में पानी जा रहा है, बीच बीच में सेडिमेंट्स ऐसे बने हुए हैं, सैंड्स ऐसे पूरे पड़े हुए हैं. सो दिस रिवर इज कॉल्ड एज ए ब्रेडेड रिवर. ठीक है. सो क्या बोल रहा है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. सीधी बात है, ये रिवर जब भी होगी इसमें बीच बीच में मिट्टी है, सैंड है, बीच बीच में पानी है. सो दैट इज़ वाई द रिवर इज़ ऑलवेज वाइडर एंड शैलोवर. शैलोवर तो होना ही है क्योंकि बीच में है ना सैंड है ना. सैंड अगर आपको ऊपर दिख रहा है तो ये रिवर डीप नहीं है. लॉजिक आप यूज़ कीजिए. उसके बाद में ये खुद स्टेटमेंट कह रहा है इट ट्रांसपोर्ट्स हाई सेडिमेंट लोड. यही तो उसका मीनिंग है. ठीक है. इसके बाद में इट सेज इरोड्स रिवर बैंक्स रैपिडली. सीधी बात है, बीच में सेडिमेंट्स है तो पानी ऐसे ऐसे आएगा सपोज, और यहाँ से फिर ऐसे चले जाएगा इसके एक्शन से. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ब्रेडेड रिवर. नाउ स्टेटमेंट नंबर 4 सेज इट इज़ डीपर. अभी हमने ऊपर ही कह दिया कि द रिवर इज़ शैलोवर, तो डीपर कहाँ से हो गया. आइदर द रिवर इज़ शैलोवर और द रिवर इज़ डीपर. सो 4 इज़ इनकरेक्ट. ठीक है. सो हियर वी गो. 4 गया, 4 गया, यहाँ पर भी 4 चला गया. 4 4 4. द आंसर इज ऑप्शन ए. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 25. Okay, 25 is here. With reference to the Charaidev Maidans, consider the following statements. Okay, ये आसाम स्पेसिफिक है और आपको पता होना बहुत ज़रूरी है अगर आप आसाम से हो. These are mounds containing the remains of the royalty of the Varman dynasty. सीधी बात है, ये वर्मन डायनेस्टी नहीं है. दिस इज अबाउट द अहोम डायनेस्टी. सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ इनकरेक्ट. स्टेटमेंट नंबर 1 यहाँ पर गया, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी गया, ये D1 है, यहाँ पर भी गया. Here you get the final answer without reading all the 3 options. इसके बाद भी आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, आपको पढ़ लेना है. मेक श्योर you are reading it very nicely, very calmly. Okay, but C is the correct answer in question number 25, a cakewalk. Now let's come to the next question. Question number 26. With reference to the Archaeological Survey of India, ASI, consider the following statements. ठीक है. आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात कर रहा है. It is dealing with the ancient history and all these things, archaeological. ठीक है. The prime concern of ASI means the Archaeological Survey of India is the maintenance of ancient monuments and archaeological sites and remains of national importance. बिल्कुल ये इसी के लिए बना है, यही इसकी ड्यूटी है. आपको पता होना ही चाहिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे.
नहीं पढ़ा है तो भी आपको पता होना चाहिए। देन इट सेज इट डज नॉट रेगुलेट द एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट 1972। ओके, बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोग को नहीं पता होगा। ठीक है, अभी हम इसको डाउटफुल मान के चल रहे हैं। इसके बाद स्टेटमेंट नंबर 3 कह रहा है अलेक्जेंडर कनिंघम वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। दिस इज डायरेक्टली अ स्टेटमेंट फ्रॉम हिस्ट्री NCERT, फुल कॉपी एंड पेस्ट। ये तो आपको पता होना ही चाहिए। इसी यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, चला गया। उसके बाद में इट सेज ASI इट इज अटैच टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आर्कोलॉजिकल सर्वे है, इज डीलिंग विद एंशियंट मॉन्यूमेंट्स। अगर ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या काम करेगा? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज अंडर डिफरेंट मिनिस्ट्री, इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। स्टेटमेंट नंबर 4 इज रॉन्ग। ठीक है, अभी हमने देखा था स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, स्टेटमेंट नंबर 3 सही है। 1 and 3 we are getting only one option over here, that is option B. Option B is the correct answer in question number 26. Now let's come to question number 28. 28 बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया जा सकता है। मैच द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस विद द ईयर्स ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट। सी, सबसे पहले है कॉटन कॉलेज, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, एंड देन आसाम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, एंड देन तेजपुर यूनिवर्सिटी। Those all who are from Assam, they all know Cotton College is the oldest college. यहाँ पर सबसे पुराना 1901 ही दिख रहा है, so that is the answer. But in case of mine, I was not knowing, but I asked one of our student कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर है। That student said me कि सर मेरा कॉटन कॉलेज में है, और कॉटन कॉलेज इज़ द ओल्डेस्ट कॉलेज, इट वॉज बिल्ट इन एस्टेब्लिश इन 1901। सो मैंने पेपर जब देखा एग्ज़ाम बाद तो आई कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, 1901 में कॉटन कॉलेज आया होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि भाई आपको तो ये पता ही नहीं है B, C and D, फिर भी सॉल्व किया जा सकता है। लिखा गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एंड देन तेजपुर यूनिवर्सिटी। आई स्किप्ड B and I skipped D. I came to आसाम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। मैंने सोचा इसका आंसर निकाला जा सकता है बाय लॉजिक। It is an agricultural university, and green revolution was developed between 1960s and 70s, ठीक है, around 1965, and the most appropriate option इन तीनों में से ये हो सकता है। 1969 में यूनिवर्सिटी बन सकती है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में, उसके आसपास में। सो आई फाउंड A and C, A का 1 एंड C का 2। A का 1 यहाँ पर भी है, एंड C का 2 यहाँ पर है। ठीक है, बट फिर भी और 2 ऑप्शंस बच रहे हैं। आंसर तो यहाँ पर हमको मिल ही गया है, बट फिर भी 2 ऑप्शंस बच रहे हैं, और इसको सॉल्व किया जा सकता है एक बहुत ही छोटे मोटे लॉजिक से। दैट इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ लॉजिक। हियर यू सी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एंड तेजपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, सो आसाम के लिए गुवाहाटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या तेजपुर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? आसाम के लिए गुवाहाटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी पहले बनेगी ना। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी 1948, एंड देन आई सी तेजपुर यूनिवर्सिटी 1994। सो हियर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। इसके बाद our next question will be question number 30, this one. With reference to the Khajuraho group of monuments, consider the following statements.
खजुराहो जो है एक बहुत ही फेमस मोन्यूमेंट है और ये आता है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, ये आपको पता होना ही चाहिए खजुराहो टेम्पल्स कहाँ पर आते हैं। ठीक है, सो स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है द टेम्पल्स एट खजुराहो वेर बिल्ड ड्यूरिंग दी चंडेला डिनेस्टी। ठीक है, अगर आपको डायनेस्टी पता भी नहीं है तो फिलहाल आप होल्ड पर रखिए इसको। द टेम्पल्स एट खजुराहो आर एसोसिएटेड विथ हिंदुइज्म एंड जैनिज्म। हो सकता है, ठीक है, अभी हमको इसका आंसर पता नहीं है, फिलहाल छोड़ दीजिए। हमको बस इतना पता है खजुराहो टेम्पल्स जो है मध्य प्रदेश में है। द टेम्पल्स वेर बिल्ट इन द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर। सी, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश is belonging to central India, so high chances Dravidian style like the southern India style will not be applicable over there. Statement number 3 is incorrect. Then you see these are, statement number 4 में कह रहा है these are situated in छतरपुर district of महाराष्ट्र। हमको पता है ये गलत हो गया। It's asking select the correct statements. 3 is incorrect, 4 is incorrect. Now we are left with option number A 1 only and option B 1 and 2 only. See, you might have read about Ellora caves and Ajanta caves. ठीक है, Ellora caves in Maharashtra, Aurangabad. They are also having all Hinduism, Jainism and Buddhism temples, Buddhist temples. So अगर एक जगह यहाँ हो सकता है, so why not खजुराहो can have Hinduism and Jainism associated temples? ठीक है, so high chances I am taking an inclusive option, that is option B, and option B is the correct answer over here. Now let's come to next question. Question number is 32. The Niti Forum of Northeast India was set up in February 2018 to address various challenges in the region and recommend requisite interventions to achieve sustainable economic growth. The forum has identified 5 focus areas for Northeast, 5 focus areas for Northeast India. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इन द लिस्ट ऑफ फोकस एरियाज। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात कर रहा है और कह रहा है कि कौन से इसमें से है जो फोकस में नहीं है इस लिस्ट के। सो हम समझते हैं कि चलो बात कर रहा है असम और उसके आसपास के स्टेट्स की। ठीक है, यू सी टूरिज़्म, टूरिज़्म तो फोकस में होना ही चाहिए बिकॉज आसाम हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स। अगर हमारा फोकस एरिया टूरिज़्म नहीं होगा तो ये तो गलत बात होगी। ठीक है, उसके बाद में इट्स टॉकिंग अबाउट पिसिकल्चर। पिसिकल्चर इज़ अबाउट फिश। त्रिपुरा, मणिपुर, आसाम, दिस आर दी हाईएस्ट कंज्यूमर्स ऑफ फिश। ठीक है, और फोकस तो यहाँ पर होगा ही पिसिकल्चर के बारे में, तो पिसिकल्चर इज़ नॉट द करेक्ट आंसर बिकॉज नॉट पूछा हुआ है, नॉट इन द लिस्ट ऑफ फोकस एरियाज। देन यू सी पल्सेस एंड यू सी फ्रूट्स। फॉर पल्सेस सी, नॉर्थ ईस्ट का क्लाइमेट पल्सेस के बारे में सही नहीं है। पल्सेस जो होते हैं सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया की तरफ ज़्यादा होते हैं, उस रीजन में पल्सेस ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, सो यू कैंसिल ऑप्शन 1 एंड 2। ऑप्शन 1 गया एंड ऑप्शन 2 भी गया, 1 एंड 2। नाउ यू सी वी आर लेफ्ट विथ C and D, 3 ओनली एंड 3 and 4 ओनली। ऑलवेज यू सी फ्रूट्स जो है यहाँ पर इतने फ्रूट्स पाए नहीं जाते हैं। दिस रीजन इज़ मोस्टली फेमस फॉर पाइनएप्पल्स एंड ऑल। ठीक है, ज़्यादा करके फ्रूट्स जो है मेनलैंड से ही आते हैं। ठीक है, एंड मोर ओवर ऑलवेज वी आर टेकिंग एन इंक्लूसिव ऑप्शन, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 33. Which of the following pairs is are incorrectly matched? So if you are from Assam, you should definitely answer this question. ठीक है, the first one is state bird of Assam. State bird of Assam, it is not hornbill, it is devhans. ठीक है, and hornbill is the state bird of
अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। स्टेट एनिमल ऑफ आसाम, द होल इंडिया नोज इट्स वाइनो। दे हैव आस्क इनकरेक्टली मैच, इनकरेक्टली मैच में से तो आंसर में टू कट जाएगा, टू नहीं होगा, ठीक है। वी आर लेफ्ट विथ ए बी एंड डी। स्टेट फ्लावर ऑफ असम, सनफ्लावर। सनफ्लावर इज़ नॉट द स्टेट फ्लावर ऑफ आसाम, क्योंकि आसाम की टोपोग्राफी, उसकी क्लाइमेट, उसकी सॉइल उस तरह की नहीं है जो सनफ्लावर वहाँ पर ज़्यादा हो सके, ठीक है। बहुत कम जगह सनफ्लावर पाया जाता है, और जहाँ पर जो चीज़ ज़्यादा पाई जाती है वो उस स्टेट की अट्रैक्शन होती है। सो सनफ्लावर आसाम का अट्रैक्शन होगा, वहाँ का स्टेट फ्लावर होगा, इट्स नॉट पॉसिबल। सो हम देख रहे हैं 3 यहाँ पर भी है एंड 3 यहाँ पर भी है। देन यू सी स्टेट ट्री ऑफ असम। स्टेट ट्री ऑफ असम इज होलोंग, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है विच ऑफ दिस आर इनकरेक्टली मैच्ड, ठीक है। होलोंग इज राइट आंसर, यू नो, एंड यू सी स्टेट बोर्ड ऑफ असम इज नॉट हॉर्नबिल। सो वी कम टू द कंक्लूजन दैट option B is the correct answer. Now let's come to the next question. It's question number 34. Places and events in the life of Buddha. Everybody knows Buddha was born in Lumbini, नेपाल, ठीक है। उसके बाद एट सरनाथ इट वॉज धर्म चक्र परिवर्तना, ठीक है, द फर्स्ट सरमन आई थिंक, ओके। देन यू सी कुशीनगर, ये एनलाइटनमेंट नहीं है, इट इज़ अबाउट हिज महापरिनिर्वाणा, महापरिनिर्वाणा, ओके, that, okay। And then you see बनारस, बनारस is not for miracles, it श्रावस्ती is for miracles, ठीक है, ओके। अगर आपको इतना पता है, ऑप्शन सी नहीं है करके, then you see select the correctly match pairs using the codes given below। सी नहीं है, कुशीनगर नहीं है, ये कट गया, ये कट गया। नाउ यू आर लेफ्ट विथ 1 and 4 एंड 1 and 2। धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में ही हुआ था, दैट्स वाई इट इज़ अ वेरी गुड आर्कियोलॉजिकल प्लेस। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर over here। Let's come to question number 36। Consider the following statements regarding the Election Commission of India। The Election Commission of India is a body constitutionally empowered to conduct free and fair elections to the national and state legislatures, including the पंचायत। देखिए यहाँ पर पंचायत इसने ऐड कर दिया, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पंचायत का इलेक्शन नहीं लेती है। ये नीचे बोल रहा है सिलेक्ट दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। सो हमने ऑप्शन 1 तो देख लिया है, ऑप्शन 1 इज ओवर हियर एंड ऑप्शन 1 इज ओवर हियर, ओके। सो आई एलिमिनेट बी एंड डी डायरेक्टली। Now we come over here. Second statement. The power of the Election Commission of India is derived from Article 324 of the Constitution of India। ठीक है, ये आपको पता होना ही चाहिए। If you are a serious aspirant, you should know the article of Election Commission of India। This is the correct part। Rajiv Kumar is the present Chief Election Commissioner who joined his office on 15th May 22। अगर आपको नहीं पता है ये छोड़ दीजिए। The Election Commission is reconstituted every 5 years। it is not 5 years, it is 6 years। that's why either you should know 2 or either you should know 4, ठीक है। the question is asking the incorrect one, so option C, option C, like 4 is incorrect and option 1 is statement 1 is incorrect and statement 4 is incorrect। so here we see option C is the correct answer।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑफ इंडिया, जीएसटी ऑफ इंडिया। जीएसटी इज अ सक्सेसर टू वैट यूज्ड इन इंडिया ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल सही, इसी के लिए आए थे, सबको पता होना चाहिए। GST came into effect from 1st July 2017 through the implementation of 101st Amendment of the Constitution of India। ठीक है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो भी ठीक है। Every decision of the GST Council is to be taken by a majority of not less than 3/4 of the weighted votes of the members present and voting at the meeting। आपको पता है तो भी ठीक है, नहीं पता है तो भी ठीक है। The GST Council is chaired by the Prime Minister of India। The GST Council क्या है ये? The Goods and Service Tax, टैक्स वाला मामला है और आप पीएम को बिठा रहे हो, ये तो गलत है। यहाँ पर बैठना चाहिए कौन? फाइनेंस मिनिस्टर, चेयरमैन वहाँ के होने चाहिए। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 4 इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, ये हमको पता है। स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है, 1 करेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 पर पता होना ही चाहिए, कोविड से पहले आया था जीएसटी, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। सो दैट्स वाई वी आर टेकिंग एन इंक्लूसिव अप्रोच फॉर ऑप्शन डी, इवन इफ़ यू डोंट नो दिस थिंग। ऑप्शन 1 एंड 2 कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, यू सी बी में ओनली 2 है। सो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 37। नाउ लेट्स कम टू question number 41। question number 41 is here। Consider the following statements regarding the provisions of official languages in India। Article 343 of the Constitution of India has made Hindi in Devanagari script as the नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हमने आज तक के नेशनल फ्लावर, नेशनल एम्ब्लेम, नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल सब सुन लिया, लेकिन आज तक के नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया सुना ही नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज इटसेल्फ इनकरेक्ट। लेट्स एलिमिनेट 1 1 गया, यहाँ पर भी गया, यहाँ गया, यहाँ गया, बाकी 2 स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। यू सी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर डायरेक्टली, लेकिन फिर भी आप बाकी स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए। ठीक है, बट बी इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली इट इज़ नॉट द नेशनल लैंग्वेज, इट इज़ द ऑफिशियल। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स क्वेश्चन नंबर 42। Match the following schedules of the Indian Constitution with their subject matters। okay, 4th schedule, 11th, 8th and 3rd। ठीक है, सो 8th शेड्यूल हम सबको पता होता है कि 8th शेड्यूल जो होता है इट्स अबाउट द लैंग्वेजेस। ठीक है, सपोज इफ़ यू डोंट नो 4th, 11th एंड 3rd, इतना याद रखिएगा कि भाई पहले है ना, सेकंड में पहले होता है पैसे की बात होती है, इट्स अबाउट द इन्वेलमेंट्स, पहले पैसे की बात होती है, उसके बाद में वो लोग ओथ लेते हैं। ठीक है, हमारे सीनियर ने बताया था हमको कि पहले पैसे की बात होगी, सेकंड में पैसे की बात होगी, तो 3rd शेड्यूल में ओथ की बात होगी। सो दैट्स वाई आई सॉ 8 मीन्स लाइक C2 and D1। it's the only option over here and this is the correct answer, option B। now let's come to question number 46। 46 is here। it is easier to roll a barrel than to pull it because the full weight of the barrel comes into play when it is pulled। suppose you have a barrel and when you pull it, the full weight of the barrel will not come into play। ये बैरल अगर आप इस तरफ पुल कर रहे हो तो बैरल थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा ना,
So this is the ground, the full weight will not come into play if you are pulling it this way. ठीक है. रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. सीधी बात है, अगर आप किसी चीज़ को स्लाइड कर रहे हो ऐसे, तो ये पूरा पार्ट टच हो रहा है, इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा. वेर एज व्हेन यू रोल दिस ऑब्जेक्ट इट विल कॉज लेस फ्रिक्शन. दैट्स वाई द मूवमेंट ऑफ टायर्स वैसे ही होता है कि उससे स्पीड बढ़ती है. ठीक है. द सरफेस एरिया ऑफ द बैरल इन कॉन्टैक्ट विद द रोड इज़ मोर इन केस ऑफ पुलिंग. देखिए दोबारा यहाँ पर आइए, जब भी आप इसको पुल कर रहे हो, एक बैरल को आप पुल कर रहे हो, सरफेस एरिया ऑफ द बैरल इन कॉन्टैक्ट विद द रोड इज़ मोर इन केस ऑफ पुलिंग. देखिए सरफेस एरिया बस इतना सा ही टच हो रहा है रोड के ऊपर, बाकी ये जो है ना ये हवा में है. दैट्स वाई इट इज़ रॉन्ग. एंड ऑप्शन डी सेज ऑफ ए रीजन अदर देन दोज मैंशनड. तो है ही नहीं, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया. द फुल वेट ऑफ द बैरल कम्स इनटू प्ले. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 46. गॉट इट. प्योर लॉजिक है पूरा, वहाँ के वहीं बना के देखना है, आसानी से सवाल के जवाब बन जाते हैं. बहुत टेक्निकल वगैरह कुछ भी नहीं है, डे टू डे लाइफ रिलेटेड है. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 48. इस सामने वाला क्वेश्चन नंबर 48. पैडी फील्ड्स आर चीफ सोर्सेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस. पैडी फील्ड्स आर राइस फील्ड्स. ठीक है. ऑप्शन में क्या दिया है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन. सो यू मोस्टली सी नाइट्रस ऑक्साइड इज रिलीज फ्रॉम व्हीकल्स. ठीक है. पैडी फील्ड्स राइस के बारे में है. देन यू सी ओजोन. आपने अगर पढ़ा होगा कि ओजोन इज़ नॉट गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ. ओजोन से क्या होता है कि आप यू सी सम बॉटल्स ऑफ बिस्लरी और सम काइंड ऑफ अदर कंपनीज, उसमें लिखा हुआ होता है कि वो वाटर जो है ओजोन ट्रीटेड होता है, ओजोन ट्रीटेड वाटर होता है. सो अगर चावल में, चावल की फील्ड्स के अंदर ओजोन मिल रहा है, सो दैट इज़ नॉट गुड फॉर ह्यूमन बॉडी, अगर वो एमिट भी कर रहा है तो वहाँ पर. ठीक है. तो ये दो ऑप्शन बेसिकली कट हो जाते हैं. सीधी बात यह है कि पैडी फील्ड्स जो है ये बहुत सालों से न्यूज़ में है, करंट अफेयर्स में रह रहा है, बिकॉज इट इज़ द चीफ सोर्स फॉर द एमिशन ऑफ मीथेन. बाकी सब बहुत सारी ट्रीज़ है जो कार्बन डाइऑक्साइड तो देते ही है, लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं हमें. ठीक है. सो ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा ग्रीन हाउस गैस के लिए. ठीक है. सो दैट्स वाई मीथेन इज़ द करेक्ट आंसर. यू सी option number 1. Now let's come to the next question. Question number 49. Which of the following groups contains only non biodegradable materials. ठीक है, मतलब जो डिग्रेड नहीं हो रहा है. इसमें 4 स्टेटमेंट्स है. मैंने सबसे पहले नेचुरल चीज़ों को पकड़ लिया एक जगह से. एक वुड हो गया, यहाँ पर मुझे कुछ नेचुरल नहीं लग रहा है. यहाँ पर अगेन वुड, एंड अगेन इन द फोर्थ वन आई सी ड्राइड लीव्स. ठीक है. अगर यहाँ पर वुड 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 हो गया है, सीधी बात है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन्स ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स. ठीक है. एक प्लास्टिक है, एक बेकलाइट है और एक डीडीटी है. बेकलाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ प्लास्टिक, इट्स लाइक अ प्लास्टिक ओनली. एंड डीडीटी, it was in news, it was used in farms, pesticides, everything over there. So that's why we see option 2 as the perfect combination of the answer. You see, oh yeah. सीधी बात है, अगर आपको यहाँ 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 वुड दिख रहा है, यहाँ वुड दिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ प्लास्टिक दिख रहा है, दो जगह प्लास्टिक दिख रहा है, योर माइंड शुड स्टॉप हियर ओनली. आंसर दोनों में से एक होगा, बट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 2 ओनली. Now let's come to the next question. Question number 50. For a given liquid, the rate of evaporation depends on. एक लिक्विड है, सपोज एक यूटेंसिल में है,
ठीक है। द रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, इसमें लिक्विड कितना गर्म है उस पर डिपेंड करेगा ना सबसे पहले। देन टेम्परेचर ऑफ द एयर, अगर ये लिक्विड गर्म है और बाहर की एयर भी गर्म है तो रेट ऑफ इवापोरेशन बिल्कुल इफेक्ट करेगा, ठीक है। एंड द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, सपोज यू ड्रिंक टी इन अ कप, कप में चाय जल्दी ठंडी नहीं होती है, बट वेरेस यू ड्रिंक टी इन अ बाउल, बाउल में जो चाय होगी ना बहुत जल्दी ठंड होगी, ठीक है। दैट्स वाई ऑप्शन 1, 2 एंड 3, all of the three affect the rate of evaporation. So that's why D is the correct answer. Now our next question is question number 52. Consider the following pairs of scientists and discoveries: Copernicus, Kepler, Galileo and Newton. ठीक है। वी ऑल नो मोस्टली अबाउट न्यूटन। न्यूटन के क्या थे? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन थे। अगर न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है तो सीधी बात है कॉपरनिकस का भी गलत है, ठीक है। दैट्स वाई 1 and 4 आर रॉन्ग, ठीक है। दे हैव आस्क अबाउट करेक्टली मैच स्टेटमेंट्स, ठीक है। 4 इज गॉन, ठीक है। सीधी बात यही है कि 2 and 3 आर दी करेक्ट। वेर आर 2 and 3? अगर न्यूटन का ये यहाँ पर हो रहा है तो कॉपरनिकस का भी यहाँ कहीं और होगा इसके अंदर। दैट्स वाई 1 and 4 आर रॉन्ग, 2 and 3 आर करेक्ट। सी ऑप्शन नंबर डी, 2 and 3 are correct. Even if you don't know the answer, you can find out the answer just by knowing Newton साहब, ठीक है। Now let's come to the next question. Question number 54. Solutions are of many types. Consider the following types of solution with an example each. Gas in liquid, vinegar. No, vinegar is gas in gas. देन सेकेंड वन इज सॉलिड इन लिक्विड, ब्राइन। अगर आपको ब्राइन का मीनिंग नहीं पता है, ब्राइन इज लाइक सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, ठीक है। सीधी बात है, अगर आप नमक को पानी में डालोगे तो ब्राइन बन जाएगा। थर्ड वन इज सॉलिड इन सॉलिड, ब्रास, वी ऑल नो ब्रास कैसे बनता है, दो मेटल्स को कंबाइन करके बनता है। देन यू सी फोर्थ वन इज लिक्विड इन लिक्विड, कोका कोला। कोका कोला जो है आप जो पीते हो that is gas in a liquid. So now you observe 1 and 4 are interchanged. So the question is asking the correctly matched pairs. The correctly matched pairs are 2 and 3 only. Let's come to the next question. Which of the following, ये वाला, which of the following elements does sugar contain? अभी शुगर के बारे में मुझे इतना आइडिया था नहीं, फिर भी हमने अटेम्प्ट कर लिया, देखते हैं। यहाँ पर अटेम्प्ट कर लिया हमने। कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सिलेक्ट दी करेक्ट आंसर। हमेशा आपको देखना है पहले कि करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। सो सपोज यू डोंट नो शुगर, मैंने सोचा कि शुगर के बारे में कुछ तो, मैंने फोटोसिंथेसिस का साइकिल सोचा, वहाँ पर ग्लूकोज वगैरह कुछ बन रहा है। तो मुझे इतना याद था कि इट इज़ C6H12 एंड O6, ठीक है। मुझे इतना याद आ गया, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नहीं मिला हमको इसके अंदर। दैट्स वाई 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 ए के अंदर है। वेरी वेरी सिंपल, दिखने में बहुत टफ है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। डिपेंड्स ऑन योर वे ऑफ थिंकिंग, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड योर लॉजिक। Now let's come to the next question. Question number 57.
The interim budget 24 announcement for implementation of 3 economic railway corridors identified under the PM Gati Shakti for enabling multimodal connectivity includes which of the following? ये पीएम गति शक्ति जो स्कीम जो ये चल रहा है, इट वॉज देयर इन द मैगजीन्स ऑफ नवंबर एंड दिसंबर आई थिंक. ठीक है, फिर भी हम इसका आंसर अगर आपको नहीं भी पता है ना, तो हम जगह पे आंसर निकालेंगे. ठीक है, ये बात कर रहा है, ये इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर्स इसके है अंडर पीएम गति शक्ति फॉर एनेबलिंग मल्टी मोडल कनेक्टिविटी इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग. स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है एनर्जी मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर्स. ठीक है, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है. रूरल रोड्स कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स मल्टी मोडल कनेक्टिविटी फॉर इकोनॉमी, ये मैच नहीं कर रहा है भाई. देन यू सी इकोनॉमी एंड रेलवे कॉरिडोर्स फॉर पोर्ट कॉरिडोर्स पोर्ट कनेक्टिविटी, बिल्कुल. एंड देन गति शक्ति मीन्स हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर्स, हाई ट्रैफिक होगा तो इकोनॉमी के लिए भी काम आएगा जो होगा, और उसके लिए मतलब गति शक्ति जो ये लोग लेके आ रहे हैं मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के लिए, इट विल हेल्प देयर ऑल्सो. जो इकोनॉमी है और गति शक्ति है, दिस टर्म इज नॉट मैचिंग द रूरल रोड्स कनेक्टिविटी. एलिमिनेट ऑप्शन 2. You see option 2 is eliminated here also. That's why option C is the correct one. 1, 3 and 4. Our next question is question number 59. What is greenhouse gas protocol? It is an international accounting tool for government and business leaders to understand, quantify and manage greenhouse gas emissions. ठीक है, हम देखते हैं आगे. It is an initiative of the United Nations to offer financial incentives to developing countries to reduce greenhouse gas emissions and to adopt eco-friendly technologies. ये जहाँ पर भी पैसे की बात आती है वो स्टेटमेंट हमेशा मोस्टली गलत ही होता है. ठीक है, इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट रेटिफाइड बाय ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूएन यूनाइटेड नेशंस टू रिड्यूस ग्रीन हाउस. ये पूरा देखिए भाई, बहुत ही मुश्किल से ऐसा होता है कि सारी कंट्रीज रेटिफाई कर देगी. एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ये, सी भी गलत हो गया. इट इज़ वन ऑफ द मल्टीलैटरल रेड प्लस इनिशिएटिव्स होस्टेड बाय वर्ल्ड बैंक. क्वेश्चन क्या है? ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, यहाँ पर क्या दिया है? वर्ल्ड बैंक. सो द बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ दिस ए एंड डी इज ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 59. Now let's come to the next question. Question number 60. Which of the following faunas are found in northeast India? Toki gecko, red panda, hulock gibbon and lion-tailed macaw. See, टोकी गेको जो है ये लास्ट ईयर 2023 के अप्रैल की न्यूज़ में करंट अफेयर्स में था. इट इज़ अ रेयर लिजर्ड टाइप ऑफ एनिमल रेप्टाइल. ओके, सो टोकी गेको जो है करंट अफेयर्स आया हुआ है. रेड पांडा इज़ फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट. हुलॉक गिबन जो है, अगर आपको आंसर पता भी नहीं है, यू कैन रेफर क्वेश्चन नंबर 79 में एक ऑप्शन है गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछा है. सो यू कम टू नो, सामने सारे ऑप्शंस आसाम के हैं. सो हुलॉक गिबन इज़ फाउंड इन असम. इट इज़ द ओनली एप फाउंड इन इंडिया. ठीक है, उसके बाद में लायन टेल्ड मैकाउ जो है, it is more of a knowledge type of part. It is found in Western Ghats. That's why the correct answer over here is option C, 1, 2 and 3. Now let's come to question number 67. Question number 67 is here. Which of the following pairs is our incorrectly matched? Finance Commission constitutional body, SEBI स्टैट्यूटरी, नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी. देखिए नीति आयोग जो है इसके सामने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दिखा हुआ है, ये गलत है. ऑप्शन में 3 यहाँ पर है और एक 3 यहाँ पर, दैट मीन्स इनकरेक्ट पूछा है, तो ये 2 चले गए. देन यू सी वी रिमेन विथ ऑप्शन ए एंड सी. 3 इज पक्का करेक्ट, बट वी सी ए. फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया
यस, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, सो क्वेश्चन के अंदर पूछा है इनकरेक्टली मैच कौन सा है, दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है, ओके। द proposed The proposed India Middle East Europe Economic Corridor is expected to have multiple benefits for India. Which of the following is are in the list of benefits? Propose क्या है? इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। स्टेटमेंट नंबर 1, इट इज़ अ न्यू एंड मोर एफिशिएंट वे फॉर इंडिया टू एक्सपोर्ट इट्स गुड्स टू यूरोप। ठीक है, अगर ये कॉरिडोर ही है तो कुछ तो पॉजिटिविटी के लिए लाया होगा ना, एक्सपोर्ट के लिए, इकोनॉमी के लिए। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। इट वुड मेक इंडिया अ मोर अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सीधी बात है, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है, यहाँ से गुड्स आएंगे जाएंगे, इंडिया की वैल्यू बढ़ेगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा यहाँ पर। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट, द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द इकोनॉमिक कॉरिडोर वुड क्रिएट मिलियंस ऑफ न्यू जॉब्स इन इंडिया। बिल्कुल सही, कोई भी नया प्रोजेक्ट आ रहा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर आ रहा है, तो मिलियंस जॉब्स आते ही आते हैं। स्टेटमेंट नंबर 4, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉरिडोर वुड बी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो बॉडी है, इसका पूरा काम ट्रेड रिलेटेड है। इट इज़ नॉट अबाउट द इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड द कंस्ट्रक्शन एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, सो स्टेटमेंट नंबर 4 इज इनकरेक्ट। ठीक है, सो दैट्स वाई द आंसर इज ऑप्शन सी, 1, 2 and 3 only. Now let's come to question number 74. Question number 74, which of the following is are correct about a bad bank? Bad bank ये जो है टेक्निकल टर्म है, फिर भी हम देखते हैं। अ बैंक दैट इज इंसॉल्वेंट, ठीक है, विच कैनॉट पे इट्स मनी। अ बैंक दैट हैज़ बिकम बैंकरप्ट, यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, दोनों सिमिलर ही है। बैड बैंक की जो टेक्निकल टर्म, आगे पढ़ते हैं। अ बैंक हुज एनपीएस हैव क्रॉस द टोलरेबल लिमिट। ठीक है, हमको एनपीएस के बारे में तो पता है, लेकिन एक टोलरेबल लिमिट जो होती है बैंक की, एनपीए की अलग होती है, बैंक की टोलरेबल लिमिट जो है वो तो हमको पता नहीं है। ठीक है, इसके बाद स्टेटमेंट कह रहा है, बैंक सेटअप टू बाय बैड लोन्स एंड अदर इलिक्विड होल्डिंग्स ऑफ अनदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टेक्निकल टर्म बैड बैंक। ओके, देखिए ये ए और 1 और 2 जो है नियर अबाउट सेम ही था। ठीक है, या तो ऑप्शन इसका आंसर 3 होना चाहिए था, या तो 4 आंसर होना चाहिए था। सो द बेस्ट ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर। आई वुड गो विथ ऑप्शन डी। Our next question is question number 78. 78 is here. Okay. Which of the following list is correct carrying the names of the 5-member benches of the Supreme Court that passed the अयोध्या वर्डिक ऑन 9 नवंबर 2019? ठीक है, ये नेम्स जो है 5 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट की जो है, हम उनको देखना चाह रहे हैं। ठीक है, ये सब जजेस के नाम है। हमको इतना पता था कि सभी, मतलब एक बेंच के अंदर एक मुस्लिम जज थे। अगर आपको नाम याद भी नहीं है, फिर भी आप याद रखिएगा कि एक मुस्लिम जज थे। ठीक है, ये सभी के नाम हैं, मैंने लिखा ऑप्शन नंबर ए के अंदर एक जस्टिस मुझे अब्दुल नज़ीर मिले। ठीक है, फिर ऑप्शन बी में मैं आया, गोगोई भूषण, शरद बोबड़े, चंद्रचूड़, यू ललित, मुझे यहाँ पर कोई मुस्लिम जज नहीं मिले। ठीक है, फिर मैं सी में आया, गोगोई, भूषण, बोबड़े, चंद्रचूड़, सूर्यकांत। आई डिड नॉट फाइंड द मुस्लिम जज, वन मुस्लिम जज। आई केम टू ऑप्शन डी, गोगोई मोहम्मद हिदायतुल्ला जी, एक मुस्लिम मिले हैं। शरद बोबड़े, चंद्रचूड़, अब्दुल नज़ीर, यर आई गॉट 2 मुस्लिम्स, बट आई रिमेंबर डैट कि जो भी बेंच थी इसमें एक ही मुस्लिम जज थे।
देखिए, ए, वी गॉट ओनली वन, जस्टिस अब्दुल नज़ीर। ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओनली एंड ओनली लॉजिक से काम आया है इसका। 2019 का ही जो है, 4 से 5 साल पुराना वर्डिक्ट है ये। बस इतना याद रखना था आपको, लॉजिक, प्रेजेंस ऑफ माइंड, और आपका आंसर आपके सामने है। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 84, दिस वन। द ऑपरेशन टू evacuate the Indian citizens from Israel during the 23 Israel-Hamas war is named as, this is ऑपरेशन अजय। जस्ट डायरेक्ट आंसर, इसका तो पता होना ही चाहिए था आपको। ऑपरेशन कावेरी का पर्पस डिफरेंट था। कावेरी जो था, आई थिंक इट वाज अबाउट ब्रिंगिंग इंडियंस फ्रॉम सुडान, राहत वाज अबाउट ब्रिंगिंग इंडियंस फ्रॉम यमन, एंड देवी शक्ति वाज अबाउट ब्रिंगिंग इंडियंस फ्रॉम अफगानिस्तान। ठीक है। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 86। 86 जो है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन आपको पता होना चाहिए, साइंस एंड टेक वाला क्वेश्चन है ये, और आपके डेली लाइफ में आप बहुत यूज़ करते हैं इससे, यूपीआई ट्रांजैक्शंस में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इट इज़ अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल और डिफिकल्ट फॉर द सिस्टम टू बी चेंज्ड, हैक्ड और मैनिपुलेटेड। Blockchain is for the same purpose, that's why the name block and chain, blockchain। ठीक है। उसके बाद में ये कह रहा है कि दिस मेथड कैन इंश्योर ट्रांजेक्शन्स, लोअर कंप्लायंस एक्सपेंसेस एंड एक्यूरेट डेटा ट्रांसफ़र प्रोसेसिंग। बिल्कुल बिल्कुल ट्रांजेक्शन में काम कर रहा है, सिक्योर ट्रांजेक्शन दे रहा है हमको, कि किसी को पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर हो रहा है, कैसे हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो चुका है। ठीक है। दिस मेथड इज़ यूज्ड ओनली इन द फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री। इतना बेहतरीन मेथड है, सिर्फ फाइनेंस में कैसे काम करेंगे, इसको और भी जगह काम करेंगे ना। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि फूजी नाकामुरी इज़ द नेम यूज्ड बाय द प्रिज्यूम्ड pseudonymous पर्सन और पर्सन्स हु डेवलप बिटकॉइन। एक ही पर्सन का नाम है फूजी नाकामुरी, एंड देन इट सेज और पर्सन्स, इफ देयर आर पर्सन्स वाई ओनली सिंगल नेम? ओके, 3 इज रॉन्ग। 3 यहाँ पर था, 3 को हमने काट दिया। ठीक है। 4 भी हमको डाउटफुल लगा, दैट्स वाई आई एलिमिनेटेड 4 ऑल्सो, एंड यू सी स्टेटमेंट 1 and 2 is the correct answer. Now we come to next question. It's question number 89. Okay. The Mukhyamantri Mahila Udyamita Abhiyan MMUA was announced in January 2024. What are the eligibility criteria for the scheme? All women self-help groups of Assam are eligible for the scheme. See, all women self-help groups. ये तो बहुत गलत है, एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम। ठीक है। इट इज़ ओनली अबाउट द रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इफ़ यू डोंट नो इन केस। ठीक है। इफ़ द सेकेंड स्टेटमेंट, इफ़ द एप्लीकेंट्स हैव गर्ल चिल्ड्रेन दे मस्ट बी एनरोल्ड इन स्कूल। ठीक है। हम लोग पहले ना 1 को एलिमिनेट कर लेते हैं ऑप्शन में से, 1 1, और कहीं पर 1 है नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, इफ़ द एप्लीकेंट्स हैव गर्ल चिल्ड्रेन दे मस्ट बी एनरोल्ड इन स्कूल। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये तो इंडिया कर ही रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर। थर्ड स्टेटमेंट सेज द ट्रीज द एप्लीकेंट्स प्लांटेड अंडर द अमृत वृक्ष आंदोलन शुड बी सर्वाइविंग। सीधी बात है, अगर आपने कोई ट्री प्लांट किया है और आप उसका फ़ायदा लेना चाह रहे हो, वो ट्री मर चुका है, तो फिर बात ही नहीं है, इट शुड बी सर्वाइविंग ओनली। ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पर ऑप्शन 3 तो नहीं है, सो बिना पढ़े वी कैन सी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स रीड ऑप्शन 4। जनरल एंड ओबीसी कैटेगरीज एप्लीकेंट्स cannot have more than 3 children. Even if you don't know,
You can see the logic, the trees should be surviving, they should not be dead. Option number 3 is not in option C. स्टेटमेंट 3 ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन डी में है. दैट्स वाई लॉजिकली वी आर कमिंग टू द कंक्लूजन दैट डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 89. Now let's come to the next question. It's question number 92. Arrange in descending order the population in Assam by languages as per the census of India 2011. See, I am not from Assam, but when I have been in Assam, I have seen कि साइन बोर्ड्स असमीज के बाद में होता है बंगाली के. ओनली वन ऑप्शन आई गॉट. फर्स्ट विल बी असमीज ऑफ कोर्स, सेकेंड विल बी बंगाली because the second most language spoken is Bengali. So I see Bengali is only here and nowhere else. That's why option B is the correct answer for question number 92. This was my logic like a layman to solve this answer. बहुत ही आसानी से आंसर मिल चुका है और आंसर इसका B है. Now let's come to question number 97. मैच द कॉलम है और बहुत बड़ा है. देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 97. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बालिका समृद्धि योजना, सीबीएसई उड़ान स्कीम और एक पोषण अभियान. इसमें राइडर देखिए क्या है. मैंने इसको देखा अच्छे से. मैंने देखा यहाँ पर पोषण अभियान है. पोषण इज़ न्यूट्रिशन. ये चारों ऑप्शन में से है ना, न्यूट्रिशनल लेवल यहीं पर बात कर रहा है पोषण. ठीक है. सो डी का हो गया आंसर 1. नाउ लेट्स चेक द ऑप्शंस. डी का हो गया आंसर 1. खत्म. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. रिलैक्स. इवन इफ यू डोंट नो दिस थिंग यू कैन गो फॉर सीबीएसई उड़ान स्कीम. सीबीएसई के बारे में जब आप बात कर रहे हैं, यू कैन सी इट्स टॉकिंग अबाउट द स्टडी मटेरियल्स गर्ल्स स्टूडेंट्स फ्री ऑनलाइन एंड ऑल दिस थिंग्स. ओके. सो सी का 2, C2 ये भी मैच यहाँ पर हो रहा है. सो दैट्स वाई यू कैन गो आइदर वे, यू कैन डेवलप योर ओन लॉजिक. ठीक है. इट्स अप टू यू. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 98. इट्स टॉकिंग अबाउट द PVTGs, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स. ठीक है. हम सबको पता है यहाँ पर मराम, जरावा, बिरहोर, रियांग. जरावा इज़ वेरी फेमस. इट्स इन अंडमान एंड निकोबार. एंड देन आई वॉज कन्फ्यूज. आई न्यू अबाउट रियांग बट लेट मी टेल यू कि अगर आपको पता नहीं होगा तो आप क्या करेंगे. अगर आप यहाँ देख रहे हैं मराम, बिरहोर एंड रियांग. बिरहोर इज़ मोर लाइक अ हिंदी टाइप ऑफ टर्म, सो इट मे बिलोंग टू उड़ीसा ऑल्सो. उसके बाद भी आपको आंसर मिलने के चांसेस काफ़ी कम हैं क्योंकि बी वन ये बी और सी में है एंड सी का 4 ये भी आपको 2 जगह मिल रहा है. ठीक है. देन यू शुड आइदर नो अबाउट मराम और रियांग. आई न्यू अबाउट रियांग. रियांग इज़ अ ट्राइब इन त्रिपुरा. दैट्स वाई यू विल मैच रियांग विथ त्रिपुरा. Option B is the correct answer. Now let's come to the last question. It's question number 100. Okay. Match the following demographic terms with their meanings. ठीक है. यहाँ पर हम आ गए हैं. अभी देखिए पूछ रहा है बर्थ रेट, क्रूड बर्थ रेट, कोहोर्ट फर्टिलिटी एंड बर्थ डेफिसिट. मुझे बर्थ रेट पता है, मुझे बर्थ डेफिसिट पता है, तो मैंने चूज़ किया कि इसको मैं बर्थ डेफिसिट के साथ में जाना चाहूँगा क्योंकि ये जो टर्म है डेफिसिट इट्स अ नेगेटिव टर्म. मैंने सारे ऑप्शंस पढ़ लिए. नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, नंबर ऑफ पर वुमेन हु आर बॉर्न इन अ पर्टिकुलर ईयर, मुझे अच्छा लग रहा नहीं है. नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 इनहेबिटेंट्स इन अ ईयर, ये बर्थ डेफिसिट से मैच नहीं कर रहा है. Determined not only by the fertility of a given population but also by its age, structure,
बट डेफिसिट से मैच नहीं कर रहा है। फोर्थ वाला हम देख रहे हैं, व्हेन द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इज लोअर देन, ठीक है, लोअर देन द नंबर ऑफ डेथ्स विद इन अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। देखिए ये टर्म लो नेगेटिव है, लोअर है, लोअर है तो सीधी बात है डेफिसिट होगा ही। मैंने ऑप्शन डी को 4 से मैच किया। देखिए ऑप्शन डी एंड 4 सिर्फ यही है और कहीं नहीं है। दैट्स वाई आई गॉट द आंसर ऑप्शन ए एज द करेक्ट आंसर। So till now we have solved 36 questions in total in this video, which amounts to 72 marks for your prelims examination. और अगर आप जनरल कैटेगरी से ही हो, आपको बस 20-25 मार्क के लिए पढ़ना है और सीधा मेंस लिखना है, ठीक है। दोज बिलोंगिंग टू अदर कैटेगरीज दे कैन डू वेरी वेल विद दिस ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि प्रेजेंस ऑफ माइंड ने ही नॉलेज को बीट कर लिया है। कुछ कुछ जगह पर सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत है, कुछ कुछ जगह पर प्रेजेंस ऑफ माइंड प्लस लॉजिक या फिर एकदम मिनिमल नॉलेज की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो स्टे काम एंड ऑलवेज रिलैक्स एंड सॉल्व द पेपर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस session. Please give me your valuable suggestions, comments about this video in the comment box. And also please do not forget to like and share the video and subscribe to my channel. Thank you guys. Enjoy the video. Bye. Thank you. See you all soon.